नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। दरअसल कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र और आपको बताते हैं हम कि शेयर बाजार का क्या कुछ है आज का हाल। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें हमारी टॉप लाइन्स में। वैश्विक बाजारों के लिए इस हफ्ते फेडरल रिजर्व पे मौद्रिक नीति की समीक्षा पर होगी नजर। 1 मई को अमेरिका में ब्याज दरों की स्थिति का होगा ऐलान। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी होगी बाजारों की निगाहें। जापान टाइम्स के मुताबिक साल 2025 तक भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। जर्मनी ने 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर बनाई थी जगह। रेलवे जल्दी ही 200 गतिशक्ति टर्मिनल के लक्ष्य पर करेगा काम। अगले 100 टर्मिनल के लक्ष्य पर समय से पहले पहुंचा भारतीय रेलवे। पीपीपी मोड में 60 टर्मिनल पर काम पूरा। 40 टर्मिनल का लक्ष्य इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ठीक है, स्टॉप लाइंस जिन पर रहेगी हमारी निगाह। बड़ी खबर इस हफ्ते पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर। देखते हैं आज गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत कैसे हुई। और आज जैसा कि हमने आपको टॉप लाइन में बताया कि बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। 16 अंक ऊपर 22,650 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी आज शुरुआती कारोबार के दौरान खुलता हुआ दिखाई दिया, जिसका असर आज के भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी में भी आज सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 73,982 का स्तर दिखाई दिया सेंसेक्स का, 252 अंक ऊपर एक अच्छी खासी बढ़त आज के शुरुआती कारोबार में दिखाई दी है। निफ्टी की बात करें तो 55 अंक ऊपर 22,475 का स्तर आज के शुरुआती कारोबार के दौरान नजर आया। टॉप गेनर्स की ओर बढ़ते हैं। आज के बाजारों में जो इस वक्त मुनाफा दे रहे हैं शेयर्स, उसमें SBI लाइफ 2.4% ऊपर, इंडसइंड बैंक 1.6%, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा और मारुति में भी 1 से 1.5% के बीच की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा 5% से ज़्यादा टूटा है। HCL टेक्नोलॉजीज में भी गिरावट दिखाई दे रही है 3.5% से ज़्यादा की। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.3%, बजाज ऑटो और श्रीराम फाइनेंस में भी गिरावट आज के शुरुआती कारोबार में दिख रही है। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स में अमेरिकी बाजारों में तेजी दिख रही है। S&P 500, डाउ जोन्स और के फ्यूचर्स और नैस्डैक के फ्यूचर्स तीनों ही बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस मार्केट्स के डेटा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देखते हैं दूसरे यूरोपीय बाजारों का क्या हाल है। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज FTSE में 60 अंकों की बढ़त दिख रही है। CAC यानी फ्रांस का बाजार 71 अंक ऊपर। डैक्स जर्मनी के बाजार में 243 अंकों की अच्छी खासी बढ़त। ये यूरोपीय बाजारों का हाल। एशियाई बाजारों में हैंगसेंग, कॉस्पी और ताइवान के इंडाइसेस तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज की शुरुआती कारोबार में हफ्ते के पहले ही दिन एशियाई बाजारों में बढ़त 88.69 का स्तर बना हुआ है। डॉलर प्रति बैरल का क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रेंट क्रूड का भाव इस वक्त थोड़ी सी नरमी ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से हमने पहले आपको बताया था कि $90 के आसपास जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो पहुंच सकती हैं, तो आपको स्पष्ट तौर पर ये दाम अब दिखने शुरू हुए। और इकोनॉमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। हमारा आज का फोकस है वो अच्छी खबर, वो बड़ी खबर जो PLI के मोर्चे से आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार हम अब मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में मोबाइल फ़ोन के निर्यात में तेज़ी आई है। साल 2023-24 में भारत से एप्पल फ़ोन का एक्सपोर्ट्स दोगुना हो गया है। और ये आंकड़े हालांकि कुछ दिन पहले आ चुके थे, लेकिन अब हम उस पर विस्तार से चर्चा करना चाह रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। $5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट था वो $10 बिलियन तक पहुंच गया है। केवल एप्पल की बात कर रहे हैं हम। भारत से कुल मोबाइल एक्सपोर्ट्स में 65% की हिस्सेदारी इस वक्त एप्पल की है। फिलहाल कंपनी 1.5 लाख लोगों को रोजगार देती है, जिसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। ये अश्विनी वैष्णव साहब ने एक समाचार पत्र को इंटरव्यू में कहा है। अगले 3 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट्स पर अब सरकार
ज़्यादा फोकस कर रही है। फिलहाल 7 आईफोन में से एक भारत में बनते हैं। लक्ष्य है कि 25% यानी हर 4 मोबाइल में से एक मोबाइल फ़ोन एप्पल का कम से कम भारत में बने। अगले चरण में जो भारत का फोकस है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट पर मैन्युफैक्चरिंग पर है। स्पष्ट तौर पर ये एक नया फोकस है और इस पर भी लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर इसलिए फोकस है कि आपको एक और ख़बर बताएं, बीते हफ्ते ही इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में जो सचिव हैं एस कृष्णन, उनका ये कहना है कि भारत सरकार जल्दी ही लोकल वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए जो नई प्रोत्साहन नीति है, जिस तरह से PLI नीति पर काम कर रहे हैं, उस पर अब काम जारी है। दरअसल भारत में भी केवल 18 से 20% का ही वैल्यू एडिशन होता है, जिससे बढ़ा करके 38 से 40% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और साउथ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 10वें जी रामचंद्रन एंडोमेंट व्याख्यान देते हुए श्री कृष्णन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। ये एक बड़ा बयान है। इसका उद्देश्य है कि 5 टॉप सेक्टर्स की पहचान की जाए कंपोनेंट्स में और देश में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जाए। इसको पूरा करने के लिए एक लचीले और कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से ऐसा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना +1 का फ़ायदा अगर भारत को मिलना शुरू हुआ है तो उसको कैसे रिटेन रखा जाए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं इस पूरे वैल्यू चेन पर, उस पर हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से। पंकज मेहंदू साहब होंगे लाइव थोड़ी देर में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारी ये खास चर्चा आज के फोकस पर कि भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही खास मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कई मजा ही देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। पंकज मेहंदू जो कि चेयरमैन है इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज मेहंदू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्री को बधाई कि किस तरह से आप लोगों ने एक रेजिलियंस दिखाया है और फ़ायदा उठाया है चाइना +1 का जब वर्ल्ड शिफ्ट कर रहा था। थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दीजिए और कहाँ पर फोकस, आप लोगों की तरफ से फीडबैक क्या रहा है। हमने नंबर्स तो देख लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। हम चाइना +1 में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। आई थिंक भारत में खुद की क्षमता बहुत है और कंपनीज जो आ रही हैं वो भारत की मार्केट को और भारत की कंपेटिटिवनेस को देख के आ रहे हैं। हम किसी की चिता पे हाथ नहीं सेकना चाहते और हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और भारत को सबसे नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत पिछले 9 साल से ये बहुत मेहनत से काम चल रहा है। इसमें पहले फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम आया। पहले सवाल होता था कि भारत में कौन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करता। अब सवाल ये है कि भारत में कौन नहीं करता है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर। तो ये जो एक ग्रोथ हुई है 300-350% इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में 2000% मतलब 20 गुना वृद्धि हुई है हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। अब $50 बिलियन यानी कि 4 लाख 4.25 लाख करोड़ के आसपास हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे एक बहुत रियलिस्टिक एक स्केल बन गया है। देखिए, स्केल के बिना आप सप्लाई चेन को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब स्केल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इतना है और क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट एक रिस्ट्रिक्टेड होती है, डोमेस्टिक मार्केट आप बढ़ा नहीं सकते सडनली। हमारी जो जीडीपी है वो वर्ल्ड की 3.5% जीडीपी है। मोबाइल में हमारी कंजम्पशन 3.5% से ज़्यादा है। हम कोई 5-5.5% जो है मोबाइल वर्ल्ड के कंज्यूम करते हैं। बट जो हमने एक थ्रस्ट देश ने दिया है एक्सपोर्ट की तरफ, तो एक्सपोर्ट तो जाहिर है कि सारी वर्ल्ड आपकी मार्केट है, तो उससे जो एक स्टैग्नेशन आनी शुरू हो गई थी 2-3 साल पहले, वो एकदम हमें उस चीज़ का कैटलिस्ट मिलके अब हम $15 बिलियन यानी कि
1,20,000 करोड़ से ऊपर हमने हमारी। एक्सपोर्ट्स किया है। लेकिन पंकज साहब, एक चीज़ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कही जाती है, क्या वाकई हम लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं या फिर अभी भी हम लार्जली असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं? अगर हम कंपोनेंट्स पे ध्यान दें तो करीब कितना फीसदी हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और कितना हम इंपोर्ट करके असेंबल करते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया देंगे। इसके बाद समझ में आएगा कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कितना कर पाए हैं और कितना हम आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। हमारा जो एक इंडिया का बहुत चैलेंज है कि हम बहुत ओवर इंटेलिजेंट लोग हैं, जिसे कहते हैं टंग इन चीक। इस वक्त हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी डेमोग्राफी है और हमारी लेबर कॉस्ट है। उसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बट हर प्रोडक्ट में। इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू एडिशन हमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर चीज का असेंबलर और मैन्युफैक्चरर बनना चाहिए और सारी दुनिया को हमें फीड करना चाहिए। अब स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे अभी हमारा 18-20% के आसपास जो वैल्यू एडिशन है वो इस वक्त है। हम मोबाइल असेंबली, जो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक प्रोसेस है, उसके अलावा हम मोबाइल चार्जर, मोबाइल बैटरी पैक, जो मोबाइल का हेडसेट होता है, मोबाइल की सारी बॉडी और डिस्प्ले की जो है यहाँ असेंबली, कैमरा मॉड्यूल की असेंबली, ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे शुरू हो गई हैं। साथ साथ अब फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज पे आपने देखा है, सेमीकंडक्टर सेल जो हैं, जो कि बैटरी में सेल जाता है, डिस्प्ले, उस पे कितना काम हो रहा है। और बहुत ही जायंट प्लांट्स, जो कि इंडिया ने कभी नहीं देखे ऐसे जायंट प्लांट्स, वो भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जो बीच का, जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि अब स्केल इतना अट्रैक्टिव हो गया है कि उस पे बहुत फोकस है अब, और एक बेहतरीन पॉलिसी क्राफ्ट की जा रही है जिससे उस चीज को बढ़ावा मिले। तो हम बाय 2030 वी शुड बी एबल टू क्रॉस, जो कि चाइना का आज वैल्यू एडिशन है मोबाइल में, जो 35-40% के आसपास है स्मार्टफोन में, उसको हम क्रॉस करेंगे। हम 40% से ऊपर हमारी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। चलिए, एक बड़ी बात है जी। जी, ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन में आप हर डेस्टिनेशन से जो उनकी खास सप्लाई होती है वहाँ से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। इंडिया में भी कंपोनेंट बनाने शुरू कर रहे हैं हम, और फिर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये मॉडल है वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का। लेकिन पंकज साहब, हम भारत का अपना कोई ब्रांड इंटरनेशनली क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? अगर हमारे पास वो क्षमता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आपने बताया कि हम बेस कंपोनेंट्स पर भी काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो चिप्स हैं उसको भी बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या हम, जिस तरह से आपने टाइमलाइन दिया कि भाई 2030 तक हम उस लेवल पर पहुंचेंगे, हम वैल्यू एडिशन 40% तक कर पाएंगे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय ब्रांड, जिस तरह से हम कुछ कंपोनेंट जैसे हेडसेट्स में शायद हम कुछ ग्लोबल ब्रांड्स दे पाए हैं, बोट जैसी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, उस तरह से क्या हम एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड दे सकते हैं? क्षमता है क्या वो हमारे आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद? अगर कुछ आप समझा पाए हमें। ये आपका बहुत सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप when you have arrived in terms of technology, supply chain, तो फिर इंडियन ब्रांड क्यों नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे लॉन्ग टर्म जो फाउंडेशनल स्ट्रेंथ इंडिया की होगी वो हमारे अपने ब्रांड से हो। हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं एप्पल जैसी कंपनीज के, उन्होंने भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग होम बनाया, और वो भी एक्सपोर्ट के लिए। वो सबसे वैल्यूएबल चीज है कि एक्सपोर्ट के लिए ये कंपनीज इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। उससे क्या जाहिर है कि इंडिया कंपेटिटिव होता जा रहा है। तो जब कंपेटिटिव सप्लाई चेन है और आपने सारी चीजों को लिंक कर दिया है, तो ब्रांड क्यों नहीं? उस पे अब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस होने वाला है, इंडस्ट्री का भी, गवर्नमेंट का भी, कि हम हर कैटेगरी में, सिर्फ मोबाइल फोन में ही नहीं, कम से कम 2 इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स एंट्री और मिड सेगमेंट के आसपास हम हिट करें। ये बहुत बड़ी कोशिश है।
और इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा देश को, इंडस्ट्री को। एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग एफर्ट एंड आप प्रोग्रेस देखेंगे इसमें, बहुत जल्दी ही जी प्रोग्रेस देखेंगे। ये नहीं कि हम वर्ल्ड का 20% शेयर ले लेंगे एक साल में या 2 साल में, ये एक मैराथन है। बट 2030 तक हम दुनिया में कम से कम जो वॉल्यूम मार्केट शेयर है नंबर्स में, जी। उसका कम से कम 25% हमारे भारतीय ब्रांड्स के पास होगा। ये पंकज साहब हमारी जी, एक पंकज साहब अब एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आपका ध्यान मैं थोड़ा सा खींचना चाहूँगा। जो आफ्टर सेल सर्विस इंडस्ट्री है, इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में आफ्टर सर्विस इंडस्ट्री के तौर पर बहुत अच्छा करता आया है। क्या वहाँ पर एक हमें ग्लोबल हब बनने की संभावना दिखती है? दूसरी जो स्किल गैप्स हैं, आपके जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कैसे मोबाइल इंडस्ट्री को अपना एक फ्यूचर कैरियर बनाने के तौर पर जो स्किल गैप्स हैं उसको कैसे फिल कर सकते हैं और इंडस्ट्री की जो इमर्जिंग डिमांड्स हैं उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकते हैं? फ्यूचरिस्टिक व्यू थोड़ा सा रोजगार के लिहाज से, स्किल गैप्स के लिहाज से हमारे सामने रखें प्लीज। आपका पहला, आपने 2 सवाल पूछे इकट्ठे, एक तो स्किल का था, दूसरा आफ्टर सेल सर्विस का। देखिए, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो 1 2 3 4 इस तरह की कैटेगरी होती है। कहीं तो आपका सॉफ्टवेयर बग आ जाता है, तो वो तो अब कंज्यूमर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो ऑनलाइन चले जाए। उसके बाद आपका जो आफ्टर सेल पर्स से, जहां पे आपको एकदम उसका रिटर्न चाहिए और आपको चाहिए कि आपको फोन कुछ घंटों में या 1 या 2 दिन में ठीक हो जाए, उसके लिए ग्लोबल हब बनना मुश्किल है। बट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे रीमैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, उस पे हमारी तवज्जो है अब। क्योंकि आपके वेस्टर्न कंट्रीज में कंज्यूमर्स जो है वो पैकेज पे होते हैं, वो मोबाइल वापस कर देते हैं 12 महीने के बाद या 18 महीने के बाद। वो मोबाइल की रीमैन्युफैक्चरिंग होती है कि उसको जो जैसे रिफर्बिश्ड मोबाइल, जी जी। इंडिया में भी गाड़ियां ऐसे अब बिकती हैं कि सर्टिफाइड सेकेंड हैंड कार्स, बट वो हम इंडिया के लिए नहीं इनकरेज कर रहे हैं, वो हम दुनिया भर के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि वो सारे मोबाइल इंडिया में आए, रीमैन्युफैक्चर होके उन मार्केट्स में चले जाएं जहां पे वो कंज्यूम होते हैं, जो कंट्रीज सेकेंड हैंड सेल अलाउ करती हैं। वो एक, जिसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट तो कुछ नहीं होता दुनिया में, बट ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें कैपिटलाइज करना है। जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, ये भी काम कोई 10 साल पहले शुरू हो गया था। हमने जो इतना स्केलिंग अप हुआ है, 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उसमें से काफ़ी हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स के इकोसिस्टम से निकली हैं। एक बेहतरीन इकोसिस्टम बना है स्किल डेवलपमेंट का, जो कि अब बहुत ज़्यादा उसको और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि हम वर्ल्ड का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन जाए। तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में चैलेंज नहीं है कोई। चैलेंज हमें है सेमीकंडक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग में, जी जी। क्योंकि वो इंडस्ट्री पहले इंडिया में नहीं थी। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट अभी लग रहा है। बट जो हमारी मोबाइल फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये इकोसिस्टम के लिए जो मैन पावर रेडी तैयार करनी है अगले हाफ डिकेड में या अगले 1 डिकेड के लिए, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग जोरों शोरों से चल रही है। उसमें वी डोंट सी अ मेजर चैलेंज इन जी दैट। पंकज जी, अंतिम सवाल आपसे चलते चलते कुछ ऐसे पॉकेट्स या इकोसिस्टम विद इन इंडिया आप बता सकते हैं, खासतौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिहाज से, जहां पर ज़्यादा फोकस आपको आपकी इंडस्ट्री के लिहाज से दिख रहा है, जहां पर लोगों को संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं, और उनमें क्या ख़ास बात है कि उन पॉकेट्स में या उन स्टेट्स में आपको बेहतर इकोसिस्टम लगता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए? स्टेट्स इक्वल पार्टनर्स हैं, बल्कि जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है, जब चलता है, तो स्टेट्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, कि आपका जो लैंड वहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है, वाटर वहाँ पे है। तो जो ये सारा जो हमारा इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है, वो 2-3 स्टेट्स में इस्टेब्लिश हुआ है। जैसे यूपी हैज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, उसके बाद तमिलनाडु है और कर्नाटका है। ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है। आंध्र प्रदेश में भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है। तो ये सब मिलके कोई 5 या 7 स्टेट्स ऐसी होंगी
जहां पे ये सारा इकोसिस्टम आएगा और सप्लाई चेन आएगी। और दुनिया भर में ऐसे ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो एक रीजन में फोकस हो जाती है और वहां पे सारा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो स्टेट्स भी आई थिंक दे आर मार्चिंग अलोंग विद द सेंटर एंड दे आर इतने इंस्पायर्ड हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, इसका इतना अपसाइड है स्टेट की इकोनॉमी के लिए, तो उस स्टेट से भी बहुत अच्छी कोऑपरेशन इंडस्ट्री को मिल रही है। और जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बहुत ही विस्तार से आपने पूरे इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इकोनॉमी टुडे वक्त निकालने के लिए, और आगे भी हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के फोकस में सिर्फ इतना ही, और अब चलते चलते नज़र डालते हैं आज कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। वैश्विक बाजारों के लिए इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की समीक्षा पर होगी नजर। 1 मई को अमेरिका में ब्याज दरों की स्थिति का होगा ऐलान। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी बाजारों की निगाहें। मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने चौथी तिमाही के नतीजों का खुलासा किया है, जो इसी अवधि में 2623 करोड़ रुपए की तुलना में नेट प्रॉफिट में 47% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 3877 करोड़ रुपए हो गया है। मारुति सुजुकी की वार्षिक बिक्री मात्रा भी 2 मिलियन यूनिट से ज्यादा हो गई। कंपनी ने लगातार तीसरे साल भारत के यात्री वाहनों के शीर्ष निर्यातक के रूप में भी अपना स्थान बरकरार रखा है। इस हफ्ते 4 कंपनियां अपने आईपीओज लेकर के बाजार में आ रही हैं। इन आईपीओज के जरिए आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस सप्ताह खुलने जा रहे आईपीओज में स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, साई, स्वामी मेटल्स एंड अलॉय, एमके प्रोडक्ट्स का आईपीओ 30 अप्रैल को खुलेगा और 3 मई को बंद होगा। वहीं स्लोन इन्फोसिस्टम्स आईपीओ 3 मई को निवेश के लिए खुलेगा और 7 मई को बंद होगा। चेन्नई की एक स्टार्टअप ई प्लेन अगले साल मार्च तक उड़ान भरने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सीज का प्रमाणित प्रोटोटाइप विकसित करने की तैयारी कर रही है। ई प्लेन कंपनी के संस्थापक और सीईओ सत्य चक्रवर्ती का कहना है कि स्टार्टअप एक इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान विकसित कर रहा है। शुरुआत में ये 3 या 4 सीटों वाला विमान होगा, जिसे एयर एम्बुलेंस में बदला जा सकता है। स्टार्टअप के मुताबिक ई प्लेन से उस स्थान तक पहुंचने में केवल 14 मिनट लगेंगे, जहां निजी वाहन से आप 60 मिनट में पहुंचते हैं। उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज और प्राइवेट डेटा सेंटर ऑपरेटर एजकॉनिक्स ने अपने जॉइंट वेंचर के जरिए 8 ग्लोबल बैंक से करीब 11,520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि ये देश में सबसे बड़ी पर्यावरण अनुकूल फाइनेंसिंग है। अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एजकॉनिक्स के साथ बराबर की हिस्सेदारी है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज एडवेंट इंटरनेशनल सौदे से मिलने वाली 890 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल अधिग्रहण और आंतरिक स्तर पर विस्तार के लिए करेगा। अपोलो हेल्थ को एडवेंट का प्रवेश कंपनी के लिए बदलावकारी जैसा होने की संभावना है। अपोलो के शीर्ष अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कंपनी अगले 3 सालों में करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और हर साल अपने अस्पतालों में करीब 700 बिस्तर जोड़ेगी। खान मंत्रालय प्रमुख खनिजों के संबंध में आज से नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 2 दिनों का यह सम्मेलन महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सहयोग बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि उद्योग जगत, स्टार्टअप, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञों के अलावा दुनिया भर से खनिज से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। एशिया की सबसे बड़ी रेटेड 4 डेटा केंद्र परिचालक कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स लिमिटेड अपनी क्षमता को मौजूदा 234 मेगावाट से बढ़ा करके 1 गीगावाट तक करेगी। इसके लिए कंपनी ने अगले 3 से 4 सालों में भारत में $2 अरब से ज्यादा का निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने एक दैनिक समाचार पत्र को ये जानकारी दी है। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की तमाम खबरों पर अपडेट रहने के लिए आप इकोनॉमी टुडे देखना मत भूलिए। लगातार हम फोकस में उन सेक्टर्स पर फोकस करते रहते हैं जो रोजगार के लिहाज से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।